गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, सबका स्वागत है। थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। आदित्य पंडित, राजेश गंगोत्रा, विद्यासागर डोगरा जी, राकेश डोगरा जी नमस्ते, इंजन साई हिमाचली ठाकुर, यशपाल राव, सतपाल भाटिया, राजेश गंगोत्रा, अरुण सरीन, भास्कर शर्मा, खूबराम ठाकुर, साजन जी, ऋचा राठौर, अनन्या राठौर आपके साथ वो भी देख रही होंगी, यंकी पंडित, मधु नेगी, रोशनलाल नेकू जी, अनुराधा सूद जी, सुदेश ठाकुर जी, रणजीत सिंह जी, परमजीत बिरदी जी, यंकी जी, काशिफ शर्मा जी, भास्कर शर्मा जी, राजेश जी, संजीव कपूर जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, सुप्रिया जी, रोहित जी, देवेंद्र कश्यप जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्रवीण चौहान जी, रंजीत जी, जैंकी पंडित, आई एम ऑल राइट, आप कैसे हैं जी? निशा ठाकुर निशु, संजीव ठाकुर जी, ज्योति सोनू जी, मीना देवी जी नमस्ते, यशपाल भगोरिया जी नमस्ते, संजय बिश जी, अजय कुमार जी, राधा ठाकुर जी, विजय सकलानी जी, वीरेंद्र सिंह जी, ऋषभ अवस्थी जी, हर्षित भारद्वाज जी, आशीष पटेल जी, सबका स्वागत है जी हमारे इस गुड मॉर्निंग बुलेटिन में। ऑलरेडी लेट हूँ इसलिए सबको इस्तकबाल, अभिवादन, सारे लोग मेरा स्वीकार करें। आज की मुख्य खबरों में हिमाचल प्रदेश में विधायक की पत्नी द्वारा, विधायक की एचएएस अफसर बीवी द्वारा मारपीट के आरोपों पर आज संभवतः विधायक अपनी सफाई देंगे। इस मामले ने अभी काफी तूल पकड़ लिया है। कल देर रात उनका एक वीडियो भी आया था उनकी पत्नी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अक्सर मारपीट करते हैं और शादी से पहले भी मारपीट करते थे। उनका ये लंबा रिश्ता था, इसलिए इसमें एक जो चीज समझने वाली हुई है कि ये जो है वो दहेज प्रताड़ना का मामला नहीं है। ये दहेज प्रताड़ना का मामला नहीं है, ये शारीरिक हिंसा का और मेंटल टॉर्चर का मामला उन्होंने बताया है। और क्योंकि जब इसको पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उनके पास इसकी शिकायत आई है, तब हमने इसको उठाया था। इसलिए विधायक भी एक पब्लिक फिगर होता है, एचएएस अफसर भी एक पब्लिक फिगर है। और जिस तरह से उन्होंने अपना वीडियो शुरू किया था, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं विधायक की पत्नी, उन्होंने यही कहा कि मैं एचएएस अफसर हूं। तो जाहिर है कि ये फिर पब्लिक डोमेन में एक इसको उस लिहाज से देखना चाहिए, इसको व्यक्तिगत रूप में नहीं देखा जा सकता, ये सार्वजनिक हो जाता है मामला और हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए इसकी चर्चा होती है। इसलिए हमने इस खबर को दिखाया था। संभवतः आज विशाल नहरी अपना इस पर पक्ष रखेंगे। कल हमने पूरी कोशिश की, भरसक प्रयत्न किए, हमने उनको बार बार फोन करने के मैसेज भेजे, लेकिन उन्होंने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। आज ये प्रत्युत्तर आएगा, क्या वो कहते हैं क्या नहीं वो देखना होगा, और जो शिकायत आई उस पर क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी कोई शिकायत आती है तो तुरंत प्रभाव से जो आरोपी होते हैं उनको तलब किया जाता है। तलब क्या, मैं शब्द तलब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सौम्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली अरेस्ट किया जाता है। लेकिन विधायक हैं वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे ये तो बड़ा विषय अलग चला जाएगा, लेकिन अभी इस पर देखना है। लेकिन सबसे बड़ी जो पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है वो अलग मामला है। सब जानते हैं इस मामले में कानून क्या है, कानून की पेचीदगियां भी सब जानते हैं, और इस तरह के मामले कितने लंबे चलते हैं कितने नहीं चलते हैं ये भी देखें। ये कुल्लू वाला मामला तो है नहीं कि 3 दिन में वो डिक्लेयर करेंगे जांच और 30 घंटे में आ जाएगी। हालांकि कुल्लू वाले की जांच भी जो है अभी सार्वजनिक नहीं की गई, कुल्लू में लड़ाई हुई थी, तो ये इस तरह से है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये है वो ये है कि बीजेपी का इस पर क्या रुख रहता है। निश्चित तौर से बीजेपी के विधायक हैं और ये मुद्दा बनेगा और बन गया है, और जो सामाजिक माध्यम है हमारे समाचारों के, सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें ये बड़े पैमाने पर ये प्रश्न जो है उठने शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाएगा कि बीजेपी का क्या इसमें एक्शन रहता है, क्योंकि बाकी जगहों पर भी इस तरह की कई चीजें आई थी, बीजेपी के में भी, कांग्रेस में भी, पूरे देश के नेताओं में। ऐसा नहीं है कि एक मात्र पहला मामला है। तो इससे देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है। तो उस पर आज नजरें रहेंगी। नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि बीजेपी की जो बैठक धर्मशाला में हो रही है और उसमें अब जो है क्या आज निचोड़ निकलता है। क्योंकि 3 दिन की बैठक पहले शिमला में हुई थी, 2 दिन की उसके बाद जरूरत पड़ी तो उसको एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक कहा गया, कोर ग्रुप की ही थी शिमला में, उसको एक्सटेंडेड करना पड़ा और वो कांगड़ा में करना पड़ी। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ कांगड़ा में कमियां होंगी। कमियां तो बात की बात है, कांगड़ा से एक नया बखेड़ा सिर पे आके खड़ा हो गया, उसको भी देखना होगा क्या करते हैं, क्योंकि सारे कोर ग्रुप के लोग तो वही हैं, बड़े नेता वही हैं, तो उनको देखना होगा ये क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये भी देखना होगा कि आज उस बैठक का जो संकल्प है, संकल्प पत्र क्या रहता है और निचोड़ क्या रहता है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। कल की मामले तो आपके सामने थे,
कल के निचोड़ ये थे कि मंत्रियों ने कहा था कि हमारी कोई सुनता नहीं है, अफसर हमारे को सुनते नहीं है, हमारे को लेखे नहीं लगाते हैं और हम परेशान हैं। और बाद में शाम तक बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि मुख्यमंत्री की ही सरमाएदारी में चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि कोई नई बात नहीं थी जैसे हमने कहा, लेकिन रणधीर शर्मा से किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो मुख्यमंत्री के ही चेहरे के तहत लड़े जाते हैं और उसके बाद कौन होगा जीतने के बाद वो बात की बात है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और उनका ठीक था बात। जब किसी पार्टी की सरकार है तो नए चेहरे की जरूरत नहीं होती, फिर मुख्यमंत्री ही चेहरा होता है, क्योंकि जिसने 5 साल लीड किया वो चुनाव में वही लीड करेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी और को लीड करें। अगर कोई होता है तो फिर ये बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में 4 साल कोई और मुख्यमंत्री रहा, लेकिन फिर जब चुनाव की बारी आई तो फिर मुख्यमंत्री ही बदला। ऐसा नहीं हुआ कि चेहरा कोई और आगे किया और मुख्यमंत्री वही थे, उसको बदला। और दूसरा उदाहरण आपने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा का देख लिया। वहां चेहरा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल ही थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये नहीं बताया गया था, ये नहीं हुआ संभव, और ना ही ऐसा हुआ कि वही मुख्यमंत्री बने। जीतने के बाद फिर किसी को बदल दिया, क्योंकि जनादेश वहां सरकार ने लिया था और सरकार के मुखिया जो थे वो सर्बानंद सोनोवाल थे। आमतौर पर जब विपक्ष में रहते हुए पार्टी किसी को प्रोजेक्ट करती है तो फिर ये प्रोटोकॉल लागू होता है कि आप उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं बना सकते अपरिहार्य परिस्थितियों में। वो अपरिहार्य परिस्थितियां आपने पिछली बार यहां देखी थी। प्रोजेक्ट किया गया था सीएम फेस के तौर पर प्रेम कुमार धूमल को, वो चुनाव हार गए तो वो अपरिहार्य परिस्थितियां होगी। उसके बाद फिर जयराम ठाकुर बन गए। तो ये सारी चीजें थी। दूसरे दिन में कई चीजें आएंगी। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, बीएल संतोष आए हैं, बड़ा नाम है। और इसके अलावा सौदान सिंह जो पंजाब हरियाणा हिमाचल के प्रभारी वो भी हैं, अविनाश राय खन्ना जो हिमाचल के प्रभारी हैं वो भी हैं, सह प्रभारी संजय टंडन हुई हैं, शांता कुमार भी आज बैठक में पहुंचे हैं, कल नहीं आए थे आज पहुंचे हैं, प्रेम कुमार धूमल भी बैठक में, अनुराग ठाकुर बैठक में, सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बैठक में, बीजेपी के अध्यक्ष तो हैं ही खैर, और मंत्री भी जो है इसमें सम्मिलित हैं। तो कोर ग्रुप की बैठक में ये सारी चीजें हैं और संगठन के लोग भी हैं। तो क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है इस पर देखना होगा। इसी बीच में एक बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में पहली बार कोविड के इलाज के लिए मोनोक्लोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया। ये काफी महंगा इंजेक्शन होता है, लगभग 1.25 लाख 1,30,35 हजार के आसपास इसकी कीमत है। और ये इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इंजेक्शन जो है जो प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर रमेश चंद, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनको लगाया गया उनके ऊपर। तो एक तरह से देखा जाएगा कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर ने ही अपने आप को आगे किया है। वो दिन रात एक कोविड वॉरियर के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे और उसी दौरान वो अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्टेड हो गए कोविड से। और अब उनके ऊपर जो है ये एक प्रयोग किया गया है मोनोक्लोनल इंजेक्शन का। मोनोक्लोनल इंजेक्शन जो है हमारे पास 211 ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन आए थे, ये अमेरिका से आए थे। और अमेरिका की ही बात मैं आपको बता दूं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का इंजेक्शन है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया गया था जब वो पॉजिटिव आए थे। इसकी खासियत ये रहती है कि ये ऐसे आदमी को दिया जाता है जिसको कोविड हुआ हो और लक्षण आ रहे हो, मतलब फुली ग्राउंड केस ऑफ कोविड में नहीं दी जाते, लेकिन जिसको लक्षण आ रहे हो। और ऐसे में माना जाता है कि ये उसको रोक देता है और इसका इन्फेक्शन जो है खासतौर से वो फेफड़ों में नहीं पहुंचने देता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सच में भी सामने है कि इसका लाभ मरीजों को मिल सकता है। अभी देखिए डॉक्टर रमेश चंद डायबिटिक भी हैं और ऐसे में वायरस की चपेट में आने के कुछ दिनों में ही इंजेक्शन लगाने से लाभ उनको मिलता है। कितना मिलता है कितना नहीं ये देखना होगा। बेसिकली ये मैं उनके हौसले की दाद दूंगा कि उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद जो है इस तरह के प्रयोग को भी अनुमति दी। ये प्रयोग वाला ही मामला है, पहली बार मोनोक्लोनल इंजेक्शन लग रहा है। कैसा रहेगा कैसा नहीं किसी को कोई पता नहीं है। इंजेक्शन आके पड़े थे तो किसी पे आप इसको जो है आजमाते और फिर कोई दिक्कत होती खुदा न खास्ता तो कई चीजें आ सकती थी। इसलिए डॉक्टर रमेश ने अपने आप को इसके लिए प्रस्तुत किया कि उनके ऊपर इस इंजेक्शन का जो है वो भी प्रयोग किया जाए और इससे 2 चीजें हो जाएंगी। उनको तो हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ मिले जल्दी से जल्दी, लेकिन ये इंजेक्शन बाकी लोगों को अगर लगाना होगा तो उसकी भी राह खुल जाएगी। तो ये देखिए ये इसको कहते हैं एक डॉक्टर का जज्बा। डॉक्टर का जज्बा, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी बिटिया भी डॉक्टर है, वो भी आईजीएमसी को कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही है। पूरे का पूरा पहले वो आईजीएमसी में ही थे डॉक्टर रमेशन, अभी वो इस समय डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर जो जितना भी बाहर से सामान आ रहा है कोविड रिलेटेड उस सारी चीजों को देख रहे हैं, हैंडलिंग उसकी कर रहे हैं, कहाँ कितना जाना है कितना जाना वो कर रहे हैं। और अब खुदा न खास्ता जब ये अनफॉर्चुनेटली खुद इन्फेक्शन का शिकार हो गए
तो भी वो जो है चुपचाप घर पे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर मुझ पे करिए, आई एम रेडी। तो वॉलंटियर किया उन्होंने इस मामले में, एंड वी विश कि वो जल्दी ठीक हो, क्योंकि उस तरह के आदमी का ठीक होने का मतलब है कि कई लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से वो रोक सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। कहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाने हैं, कहाँ वेंटिलेटर भिजवाने हैं, कहाँ दवाइयां भिजवानी है, ये काम करने वाले सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो है। और अगर वो बीमार रहेंगे तो निश्चित तौर से पूरा आपको पूरा हिमाचल जो है उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए सबका उनके लिए दुआएं करें, वो जल्दी ठीक हो जाए। सज्जन आदमी है और मैंने कई बार उनको जो है देखा है, पता नहीं कितने 50 बार तो रक्तदान कर चुके हैं। जब आईजीएमसी के एमएस थे तो जहां लावारिस लाशें आती थी उनको संस्कार अपनी जेब से करवाते थे। तो ऐसे इंसान के लिए जो है ये अनफॉर्चुनेट है कि बीमारी ने उनको पकड़ा है, लेकिन पकड़ा है तो बीमारी को बुरी तरह से भगाएंगे वो, ये भी आपकी दुआओं से, ये भी हमें विश्वास है। अभी एक और जो है चिंताजनक खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश की कि कोविड और ब्लैक फंगस के बीच अब प्रदेश में बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की जो है शिकायत पाई जा रही है। इससे उनको बुखार, शरीर में कुछ दाने और पेट दर्द इत्यादि जो है रह रहा है उनको, और ये चिंता का विषय है क्योंकि अभी इसको कोविड से पहले अगर इस तरह के सिंड्रोम बच्चों में पाया गया है, और जैसे कि हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम है और इसका जो है समय पर जो है हमको कुछ करना चाहिए। हालांकि इसका भी जो रिलेशन कोविड से है वो यही है कि ये उन बच्चों में ज्यादा पाया जा रहा है, जैसे ब्लैक फंगस का मामला भी चर्चा में आया। ये कोविड का जो शिकार हो चुके हैं बच्चे, खासतौर से 1 से 18 साल के बीच में, उन लोगों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है वो ज्यादा पाया जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है। चिंताएं कई हैं, देश की चिंताएं भी हैं। अभी देश में हालांकि लगातार जो है कहर कम हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी लहर जो है वो चली गई है। अभी 50 डेल्टा प्लस के केसेस पूरे देश में आ गए हैं। एक केस पंजाब में भी आया, एक JNK में भी आया है, और इस तरह से जो है ये मामला और चिंता का विषय बन गया, क्योंकि माना जा रहा है कि थर्ड लहर अगर हमारे आती है तो उसको डेल्टा प्लस ही लाएगा। तो कल पिछले 24 घंटे में 48,618 नए संक्रमित आए हैं, नए केसेस आए हैं मतलब, और 64,524 लोग ठीक हुए हैं और 1182 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस गिर के जो है उसमें 17,101 की कमी रिकॉर्ड करी गई है। और चिंता वही है कि 10 राज्यों में अभी भी संक्रमण की जो दर है वो 5% से ऊपर बनी हुई है। तो ये हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। एक्टिव केसेस जो है वो 6 लाख से नीचे आ गए हैं। लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है। 5,90,000 पे आ गए हैं। 2,91,00,000 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। 3,01,00,000 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं इस देश में, और 3,94,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2,01,210 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। इस समय हमारे पास 2123 लोग एक्टिव हैं। पिछले कल 161 लोग नए आए थे मरीज, और 322 लोग जो ठीक होकर गए थे, और कुल मिला के हमारे पास 3449 डेथ जो है अब तक हो चुकी है कोविड से, जब से कोविड आया है। 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी, 20 मार्च को पहला केस आया था, 20 मार्च 2020 को पहला केस आया था हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में, और 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी, वो भी कांगड़ा में थी, तिब्बती नागरिक की थी। उसके बाद लगातार सिलसिला चला ये, और हमने जो है 1600 से ज्यादा मौतें जो है वो मई में ही देखी इसमें से। तो ये निश्चित तौर से अपने आप में जो है बड़ा परेशानी वाला मामला हमारे लिए है। जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो, लेकिन इसके लिए आपको और ख्याल रखना होगा कि ढिलाई ना बरतें। अभी ढिलाई का समय नहीं है जी, और अभी आपको जो है प्रोटोकॉल का जो है पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आप घर से जब भी निकलें तो मुंह पर आप मास्क लगा के निकलें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, जिससे भी बात करें थोड़ा दूरी से करें। सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखें, और समय समय पर हाथ धोते रहें। थैंक यू वेरी मच।